नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी आने वाली एमपी की सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 2026 में अगर मध्य प्रदेश में एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ तो आपका एक ही एमपी जीके से टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका एमपी जीके आपके एमपी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला ऐसा राज्य कौन था जिसने मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया। तो स्वाभाविक सी बात है, हम एमपी के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश दोस्तों पहला ऐसा राज्य बना था जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। और ये क्वेश्चन प्लाटून कमांडर और एमपीपीएससी दोनों में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जो महाविभाजक वर्ष की हम बात करें ना, तो एक चीज आपको याद रखना है कि सन 1911 से 1921 तक के बीच में हम बात करें तो 1911 से 1921 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी दोस्तों, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वो कैसी हुई थी, तो वो ऋणात्मक हुई थी। मतलब इस टाइम पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो नहीं हुई थी, मतलब वो नेगेटिव में हुई थी। तो इसीलिए दोस्तों जो 1921 का टाइम पीरियड है ना, इस 1921 के टाइम पीरियड को हम महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। तो 1911 से 1921 के टाइम पीरियड में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो ऋणात्मक हुई, और इसीलिए 1921 के टाइम पीरियड को हम ऋणात्मक या महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। और एमपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन दोस्तों, यहां से आपके एमपी से अपन दो तीन चीजें हम यहां पर देखेंगे। पहला तो हम बात करते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे कि जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, दतिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दतिया था। और अगर आपसे पूछे कि भाई जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला आपको बताना था दोस्तों हरदा। तो ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देता है कि भाई 2011 में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा था। यहाँ से चीजें आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों वो शिवपुरी है। और अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला फिर आपको बताना है इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अगला, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 1 नवंबर सन 1956 को जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसने क्या किया था कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। और इसी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। अब ये जो मध्य प्रदेश है ना दोस्तों, ये किस भाषा के आधार पर राज्य बना था, तो ये हिंदी भाषा ये राज्य बना था। तो मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी हिंदी हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। और इसी में आपका मध्य प्रदेश भी शामिल था जो कि हिंदी के आधार पर एक राज्य बनाया गया था। अगला, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है। अब दोस्तों जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश में टोटल 3 विश्व धरोहर स्थल है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। इनके नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों खजुराहो। एक आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा, तो भीमबेटका। और एक आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा, तो एक आपको याद रखना है सांची। तो ये 3 स्थान ऐसे हैं दोस्तों जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के टोटल 3 स्थानों को इसमें शामिल किया गया। सारे क्वेश्चन में एग्जाम के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी की सूची में शामिल किया गया। अब देखो दोस्तों, 3 तो ऐसे स्थल है जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद में 2 ऐसे स्थल है दोस्तों जिनको क्या किया गया, तो लैंडस्केप सिटी के में शामिल किया गया। एक तो आपका हो जाएगा दोस्तों ओरछा और एक आपका हो जाएगा ग्वालियर। तो ये ओरछा और ग्वालियर के हिसाब से हम देखें तो उपरोक्त ए और बी
उपरोक्त ए एंड बी यहाँ पर आएगा, तो उपरोक्त ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओरछा और ग्वालियर को आपका यहाँ पर यूनेस्को ने अपनी लैंडस्केप सिटी में शामिल किया गया। दोस्तों ये जो ओरछा है ना, ये ओरछा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ओरछा किस जिले में आता है, तो ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। और यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, राजा राम का मंदिर है, राजा राम का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ओरछा किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है कि ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। तो ओरछा एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन जैसे ही निवाड़ी जिले का गठन हुआ तो अब ये निवाड़ी जिले में आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। अब दोस्तों ये जो ऑपरेशन नर्मदा है ना, ये मध्य प्रदेश पुलिस ने कब जारी किया था या कब मनाया था, तो ये 1961 में आयोजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन नर्मदा मध्य प्रदेश पुलिस ने 1961 में आपका आयोजित किया था। अब ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, देवास क्यों प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको कि देवास क्यों प्रसिद्ध है। अब दोस्तों जो देवास है ना, इस देवास में क्या है, तो करेंसी नोट छापने के लिए ये देवास प्रसिद्ध है। मतलब अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में एकमात्र नोट छापने का कारखाना कहाँ है, तो वो आपका देवास में मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना है। दोस्तों देवास से एक पॉइंट और आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि चामुंडा माता का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो चामुंडा माता का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में देवास के अंतर्गत आता है। फिर देवास से एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, देवास का एक गाँव है जिसका नाम है बागली गाँव। देवास का जो बागली गांव है दोस्तों, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है कालीसिंध नदी। तो अगर आपसे पूछे कि कालीसिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो देवास जिले का जो बागली गांव है यहाँ से कालीसिंध नदी का उद्गम होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है। अब दोस्तों याद रखना है कि जो समय का डिकोड करने के लिए जो जयपुर के एक राजा थे, जयपुर के या फिर माधोपुर के जो राजा थे जिनका नाम है सवाई राजा जो थे, यहाँ के जो सवाई राजा थे, उन्होंने क्या किया था, तो 5 स्थानों पर क्या किया था, जंतर मंतर का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये जो सवाई राजा थे, इन्होंने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। उसी में मध्य प्रदेश का एक स्थान आता है जिसका नाम है उज्जैन। तो दोस्तों ये जो उज्जैन है ना, मध्य प्रदेश में उज्जैन में जंतर मंतर स्थित है जो कि समय को डिकोड करने के लिए बनाया गया था। उज्जैन के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है। एक तो यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखना है, भगवान महाकाल का मंदिर कहाँ पर है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आपका भगवान महाकाल मंदिर जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जो भगवान महाकाल का मुख है ये किस दिशा में है दोस्तों, तो ये दक्षिण मुखी है। ये चीज भी कभी पूछ सकता है कि दक्षिण मुखी आपके यहाँ पर महाकाल मंदिर में महाकाल की प्रतिमा है। ये चीज आपको याद रखना है। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो सिंहस्थ का आयोजन होता है वो उज्जैन में होता है। लास्ट टाइम सन 2016 में हुआ था और अब 2028 में होने वाला है। मतलब हर 12 वर्ष में यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि सांदीपनी आश्रम कहाँ है, तो सांदीपनी आश्रम भी आपको कहाँ याद रखना है, उज्जैन में। और उज्जैन से एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, मंगलनाथ का मंदिर। मंगलनाथ का मंदिर जो कि पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहाँ पर है, आपका उज्जैन में है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि गोल्ड प्लेजर कण जो है ये मध्य प्रदेश में अल्प मात्रा में किस नदी में पाए जाते हैं। अब दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि गोल्ड प्लेजर कण मतलब सोने के कण। तो सोने के कण वाली नदी कौन सी है, तो नाम से स्पष्ट है सोन नदी। सोन नदी जो होती है ना दोस्तों, इस सोन नदी की हम बात करें तो ये इस नदी में आपके कुछ कुछ सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको गोल्ड प्लेजर नदी भी कहा जाता है। तो सोने के कण किस नदी में मिलते हैं, आपके सोन नदी में। दोस्तों ये सोन नदी है ना, सोन नदी का अगर आपसे पूछे कि भाई सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपको याद रखना है दोस्तों अमरकंटक से। अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। और अमरकंटक किस जिले में आता है, तो ये अनूपपुर जिले में आता है। तो अनूपपुर अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई इसका समापन कहाँ होता है, तो इसका समापन आपको याद रखना है दोस्तों बिहार के पास गंगा नदी में सोन नदी का समापन होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। एक आपसे पूछेगा दोस्तों कि इस सोन नदी पर एक योजना है, परियोजना,
परियोजना है जिसका नाम क्या है, तो बाण सागर परियोजना। अगर आपसे पूछे कि भाई बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया, तो ये बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। और कहां पर है, तो ये शहडोल में है, शहडोल में है। तो इतनी चीजें आपको सोन नदी से याद रखना है, और यहीं से गोल्ड प्लेजर यानी सोने के कण आपको मिलते हैं। अगला, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों हम बात करते हैं झीलों की शहर की, तो याद रखना है झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो भोपाल को कहा जाता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको याद रखना है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो भोपाल को। अगर आपसे पूछे कि राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है, तो राजा भोज की नगरी भी किसे कहा जाता है, तो ये भी भोपाल को कहा जाता है। भोपाल से एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि वन विहार नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो वन विहार जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। एक और चीज आपको भोपाल से याद रखनी है दोस्तों कि जो भोपाल है, इस भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है, वन विहार आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको भोपाल से याद रखनी है। एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई भोपाल को भारत संघ में कब शामिल किया गया था, तो 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में शामिल किया गया था प्रजामंडल आंदोलन के तहत। प्रजामंडल आंदोलन के तहत यहाँ पर भोपाल को भारत में शामिल किया गया था। और 1 जून 1949 के टाइम पर यहाँ का जो नवाब था उसका नाम क्या था, तो हमीद उल्लाह खान यहाँ का नवाब था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और भोपाल के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस शहर को यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी में शामिल किया गया? तो लैंडस्केप सिटी वाला क्वेश्चन 2 बार हो गया, ओरछा और आपका ग्वालियर अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में धनिया पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो धनिया पार्क की हम बात करें ना दोस्तों, तो ये गुना में आपका धनिया पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया। अब दोस्तों गुना के बारे में एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, इस गुना की बात करें तो सन 2003 की बात करें तो इस गुना से एक जिला अलग करके बनाया गया था जिसका नाम है अशोकनगर। तो गुना से कौन सा जिला बना था, तो अशोकनगर जिला सन 2003 में गुना से अलग करके बनाया गया था। और इसी गुना में क्या बनाया गया दोस्तों, आपका धनिया पार्क बनाया गया। दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है कि जो गुना और अशोकनगर के बीच में एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंध नदी। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई गुना और अशोकनगर को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, इनके बीच में सीमा का विभाजन कौन सी नदी करती है, तो वो सिंध नदी आपको याद रखना है। अगला, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस कराया गया, तो संकर से आम की कौन सी किस्म का विकास हुआ? मतलब क्या किया गया कि आम की एक तो नीलम किस्म थी और एक आम की किस्म थी जिसका नाम है अल्फांसो, और इन दोनों के बीच में क्या करवाया गया, संकर करवाया गया। और जब संकर करवाया गया तो आम की एक नई किस्म की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है रत्ना। तो याद रखना है, नीलम और अल्फांसो से मिलकर कौन बनी है, रत्ना। तो ये आम की एक किस्म है। अब दोस्तों आम की बात करें तो आम क्या है दोस्तों, जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का राज्य की फल है। मध्य प्रदेश का राज्य की फल कौन सा है दोस्तों, आम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से इसके साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मैंगनीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगनीफेरा इंडिका आम को कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। अब निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो बड़वानी है ना, इस बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो निमाड़ का पेरिस बड़वानी को कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला, को मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में किसे जाना जाता है, याद रखना है दोस्तों, जो शिवपुरी है ना, इस शिवपुरी को मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, कि शिवपुरी में मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान रहता है। न्यूनतम तापमान अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ पर रहता है, तो शिवपुरी में रहता है। शिवपुरी के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों, कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी कौन सी हो जाएगी, शिवपुरी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा जिला भी आपका शिवपुरी हो जाएगा। और यहीं पर मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान रहता है। तो शिवपुरी से ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है।
अगला, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? अब देखो दोस्तों, वहां पर आपसे पूछा था कौन सा, धनिया पार्क जो कि गुना में पड़ा था, और यहाँ पर मसाला पार्क आया जो कि कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में आता है दोस्तों। कौन सा है? छिंदवाड़ा में। अब छिंदवाड़ा के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखना है। एक तो अगर आपसे पूछ ले कि बादल भोई, बादल भोई आदिवासी, बादल भोई आदिवासी, आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। फिर अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो छिंदवाड़ा है, इस छिंदवाड़ा में एक और अपन ने पढ़ लिया मसाला पार्क, मसाला पार्क पढ़ लिया दोस्तों। इसी छिंदवाड़ा से आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना। इसी छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना, जिसका नाम क्या है, तो पादूना है, पादूना है। तो ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना। इसी छिंदवाड़ा में दोस्तों एक शेर आता है जिसका, सॉरी, एक स्थान आता है जिसका नाम है पातालकोट, पातालकोट। दोस्तों ये पातालकोट एक जंगल है, और इसी पातालकोट में जनजाति निवास करती है जिसका नाम है भारिया जनजाति। तो अगर आपसे पूछे भारिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो भारिया जनजाति आपका पातालकोट में निवास करती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है, और ये पातालकोट के जंगल छिंदवाड़ा के अंतर्गत आते हैं। तो ये छिंदवाड़ा से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला, द मूरिया एंड द घोटुल किसकी रचना है? अब दोस्तों एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है जिसका नाम है द मूरिया एंड द घोटुल प्रथा, और ये किसने लिखी है, तो ये बेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये जो बेरियर एल्विन है ना, ये बेरियर एल्विन ने ये बुक किस जनजाति के ऊपर लिखी है, तो बेगा जनजाति के ऊपर लिखी है। और दोस्तों बेगा जनजाति की एक प्रथा है जिसका नाम है घोटुल प्रथा। तो इस घोटुल प्रथा के ऊपर बेरियर एल्विन साहब ने बुक लिखी जिसका नाम क्या है, द मूरिया एंड द घोटुल प्रथा। तो ये बेगा जनजाति से संबंधित है, और इसमें घोटुल प्रथा के बारे में बताया गया, और इसके लेखक कौन है, तो बेरियर एल्विन है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कभी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, भील है। ये चीज आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगला, मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है? अब दोस्तों सिटी ऑफ जॉय, पहली चीज तो यहाँ पर मैं दो तीन चीजें आपको नाम लिख देता हूँ। एक तो अगर आपसे पूछे महलों की नगरी, महलों की नगरी, एक आपका सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है आनंद नगरी, आनंद नगरी, आनंद नगरी, ये ऐसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है मांडव नगर, मांडव नगर, या मांडव नगरी। तो ये सब एक ही स्थान के नाम है दोस्तों, जिसका नाम है मांडू। क्या नाम है? मांडू। तो मांडू को महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है, और मांडव नगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो मांडव है या मांडू है, ये किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों मांडू के बारे में दो तीन चीजें और आपको याद रखना है। एक तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जहाज महल कहाँ है, तो जहाज महल भी आपको बताना है कि मांडू में है। एक महल आता है आपका हिंडोला महल, कहाँ है, तो हिंडोला महल भी आपको बताना है कहाँ पर महल है, हिंडोला महल भी मांडू में। एक रानी रूपमती का महल भी कहाँ है, तो रानी रूपमती का महल भी कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, आपका मांडू में है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों याद रखना है कि ये जो मांडू है ना, यहाँ की एक रानी थी जिसका नाम है रानी रूपमती, रानी रूपमती। और यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम है बाज बहादुर, बाज बहादुर। अब दोस्तों होता है क्या है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर मांडू के राजा थे, लेकिन जब बाज बहादुर का सामना किससे हुआ, अकबर की सेना से हुआ, तो बाज बहादुर की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद भी मृत्यु के कुछ टाइम बाद रानी रूपमती की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इन दोनों की जो कब्रें बनाई गई है, ये इन दोनों के मकबरे या समाधि कहाँ कह सकते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो ये सारंगपुर में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये राजा तो कहाँ पर थे, मांडू के थे, लेकिन इनका जो समाधि स्थल माना जाता है वो, या फिर इनकी जो कब्रें बनाई गई वो कहाँ बनाई गई, तो वो सारंगपुर में बनाई गई। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ से कंफ्यूज बड़ा ज्यादा होता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा? इस पॉइंट पर हमने डिस्कस कर लिया था कि राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है, तो राजा भोज की नगरी भोपाल को कहा जाता है, और ये पॉइंट अपना डिस्कस हो चुका था। अगला, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि भाई धनिया पार्क कहाँ पर है,
तो धनिया पार्क के लिए अपन ने बात की थी कि भाई गुना में धनिया पार्क गुना में बनाया गया। फिर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ बना, तो फिर अपन ने बोला था कि भाई मसाला पार्क तो आपका छिंदवाड़ा में बना। और फिर क्वेश्चन आया आपका प्लास्टिक पार्क, तो प्लास्टिक पार्क के लिए हम क्या लगाएंगे, तो एक स्थान आता है तामोट, और तामोट कहाँ आता है दोस्तों, रायसेन में, रायसेन में। तो तामोट रायसेन में आपका मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अब देखो 3 पार्क तो मैंने अभी आपको इसी क्लास में कंप्लीट करवा दिए, मतलब चीजें आपकी कितनी क्लियर हो रही है। तो तामोट रायसेन में मध्य प्रदेश का प्लास्टिक पार्क बनाया गया। अगला, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। अब बात आती है दोस्तों मृदा की, तो पहली चीज तो ये याद रखना है कि भारत का जो मृदा विज्ञान संस्थान है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में मृदा की, तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पहले नंबर पर आती है दोस्तों काली मिट्टी, पहले नंबर पर आती है आपकी कौन सी, काली मिट्टी, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों आपकी कौन सी, तो दूसरे नंबर पर आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाती है। उसके बाद में आती है दोस्तों आपकी मिश्रित मिट्टी। उसके बाद में आती है दोस्तों लाल और पीली मिट्टी। और उसके बाद में आती है दोस्तों आपकी लेटेराइट मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी और सबसे कम जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी साड़ी है जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है। अब देखो दोस्तों, चंदेरी की जो साड़ी है ये मध्य प्रदेश में ही होती है, और चंदेरी कहाँ पर है, अशोकनगर में। मतलब चंदेरी की साड़ी तो मध्य प्रदेश में होती है। इसमें पूछा कौन सी नहीं होती है, ठीक है। महेश्वरी की साड़ी भी दोस्तों मध्य प्रदेश में होती है, और कहाँ पर होती है, खरगोन में, क्योंकि खरगोन मध्य प्रदेश के खरगोन में ही महेश्वर आता है, तो महेश्वरी की साड़ियां खरगोन में बनती है। एक दोस्तों बाग प्रिंट की साड़ियां भी मध्य प्रदेश में बनती है, जो कि मध्य प्रदेश के धार में बनती है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों जो पोचमपल्ली की साड़ी है ये मध्य प्रदेश में नहीं बनती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पोचमपल्ली की साड़ी मध्य प्रदेश में नहीं बनती है, लेकिन चंदेरी अशोकनगर में, बाग धार में और महेश्वरी खरगोन में बनती है। अगला, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के अवशेष मिले हैं या जीवाश्म मिले। अब बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, पहली चीज तो याद रखना है दोस्तों कि ये जो नर्मदा नदी है ना, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के किनारे जो हथनोरा आता है, और जो हथनोरा है ना दोस्तों ये कहाँ आता है, तो हथनोरा सीहोर में आता है। सीहोर में हथनोरा आता है। इसी हथनोरा सीहोर में मानव के सबसे पहले कंकाल मिले थे। तो मानव के भारत में जो पहले कंकाल मिले थे वो कहाँ पर मिले थे, तो हथनोरा सीहोर में, जो कि नर्मदा के किनारे। इसी नर्मदा के किनारे दोस्तों जो राजा सोरस है, जो कि एक डायनासोर है, इसी डायनासोर के कंकाल भी यहाँ पर, डायनासोर के कंकाल भी नर्मदा घाटी से मिले हैं। अब दोस्तों नर्मदा की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो अमरकंटक से हुआ। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और इसका समापन कहाँ पर होता है, तो इसका समापन होता है दोस्तों अरब सागर में। और याद रखना है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने शौर्य स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया। दोस्तों प्रधानमंत्री ने या नरेंद्र मोदी जी जो थे उन्होंने क्या किया कि जो भी जवान शहीद हुए भारत के, तो उनकी याद में एक शौर्य स्मारक बनाया, जो कि कहाँ पर है, तो भोपाल में बनाया। तो भोपाल में शौर्य स्मारक का जो उद्घाटन है वो किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान या ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित किया गया। तो याद रखना इसका राइट आंसर भी होगा कौन सा, भोपाल। तो भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है। अगला, मई 2017 में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों याद रखना है 2017 में जो पॉलिथीन की थैलियां है, उन पॉलिथीन की थैलियों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन रोक लगाई है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी खुलेआम बिक रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर है। दोस्तों मूर्ति बनाने के लिए एक प्रसिद्ध स्टूडियो मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है फड़के स्टूडियो। और ये फड़के स्टूडियो कहाँ पर है दोस्तों, धार जिले में। तो याद रखना है दोस्तों धार जिले में आपको याद रखना है कि फड़के स्टूडियो है। अगला, मध्य प्रदेश में निम्न शहरों में से कौन से शहर को
मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। अब दोस्तों जो मीट लवर है वो कौन सा शहर है आपका, तो वो याद रखना है आपका भोपाल है। तो मीट लवर पैराडाइज किस शहर को कहा जाता है, तो ये भोपाल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मीट का यूज होता है। अगला, नूरजहाँ की दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। अब दोस्तों एक चीज याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो आम है ये मध्य प्रदेश का राज्य की फल है। इस आम की एक प्रजाति है जिसका नाम है नूरजहाँ, नूरजहाँ, और एक आम की प्रजाति है जिसका नाम है सुंदरजहाँ, सुंदरजहाँ। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि नूरजहाँ किसकी बात कर रहा है, तो ये आम की बात कर रहा है, मतलब ये आम की प्रजाति है। लेकिन दोस्तों ये जो नूरजहाँ आम की प्रजाति है, जो नूरजहाँ आम है, इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है अलीराजपुर, अलीराजपुर में नूरजहाँ नामक आम का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों ये जो सुंदरजहाँ आम है इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो इसका उत्पादन रीवा में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि अलीराजपुर में नूरजहाँ आम और सुंदरजहाँ आम, रीवा में, चीज आपको याद रखनी है। अगला, कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है, दोस्तों मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में एक तहसील आती है जिसका नाम है नरसिंहगढ़, और इसी नरसिंहगढ़ को मालवा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है। नरसिंहगढ़ के बारे में एक दो चीज आपको याद रखना है कि एक तो इसको मालवा का कश्मीर कहा गया, दोस्तों इसी नरसिंहगढ़ में एक अभ्यारण्य पड़ता है, एक अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है चीड़ी खो अभ्यारण्य, चीड़ी खो अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये जो चीड़ी खो अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका नरसिंहगढ़ में पड़ता है। और चीड़ी या चिड़िया के पंजों के जैसी इसकी आकृति है, इसलिए इसको चीड़ी खो अभ्यारण्य नाम दिया गया। अगला, 2017 में जारी 200 रुपए के नए नोट बैंकों को नोट को उल्टा करने पर मूल वर्ग की आकृति दिखाई देगी। देखो हम बात कर रहे हैं 200 रुपए के नोट की, और 200 रुपए के नोट पर आगे तो आप सभी को पता है कि गांधी जी है, लेकिन पीछे जब आप उसको देखोगे तो पीछे उसमें आपको जो आकृति दिखाई देगी वो किसकी आकृति है दोस्तों, तो वो सांची स्तूप की आकृति है, सांची स्तूप की आकृति। ये चीज आपको याद रखना है, जो कि सांची में है और रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये जो सांची स्तूप है ना, इसका निर्माण किसने करवाया, तो मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा आवासीय इमारत कौन थी। अब देखो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची आवास मतलब रहने योग्य इमारत बनाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश में कहां पर बनाई गई है दोस्तों, तो ये बनाई गई है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर में। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पिनेकल ड्रीम्स। क्या नाम है इसका, पिनेकल ड्रीम्स। तो ये चीज याद रखना है, पिनेकल ड्रीम्स नाम की एक आवासीय इमारत जो कि इंदौर में बनाई गई है और सबसे ऊंची आवासीय इमारत है। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कहाँ है। देखो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है, तो इसका नाम है ढाई सीढ़ी की मस्जिद, ढाई सीढ़ी की मस्जिद। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है, जो कि कहाँ पर है, तो भोपाल में है। एक अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ये आएगी दोस्तों ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद। और ताजुल मस्जिद भी कहाँ की पर है, आपकी भोपाल में। तो ढाई सीढ़ी की मस्जिद पूछ ले या ताजुल मस्जिद पूछ ले, दोनों भोपाल में, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी, ये चीज आपके सामने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे छोटी आपकी इमारत मस्जिद कहाँ पर है, तो ये आपकी भोपाल में है, ढाई सीढ़ी की। एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपको याद रखना है दोस्तों, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो है, जो कि ग्वालियर में है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य सचिव बने थे ये एच.एस. कामत साहब बने थे। और अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन बने थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल साहब मध्य प्रदेश के पहले सीएम बने थे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस किया जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए और उन